हेलो बच्चों, कैसे आप। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैसा की ओर कक्षा 9 का लेसन। लैसा की ओर ये जो कहानी है, इसके जो कहानीकार है, इसके जो लेखक है, उनका नाम है राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन का जीवन परिचय। राहुल सांस्कृत्यायन प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनका जन्म 1893 में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के गांव 15 में हुआ था। उनका मूल नाम जो था वो केदार पांडे था। उन्होंने काशी, आगरा, लाहौर जैसे गांव में शिक्षा प्राप्त की थी। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म का ग्रहण किया। तब से उन्हें लोग राहुल सांस्कृत्यायन के नाम से जानने लगे, पुकारने लगे। राहुल जी विविध भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्हें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि भाषाओं का भी ज्ञान था। इसलिए उन्हें महापंडित भी कहा करते थे। उन्हें बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान होने के कारण लोग उन्हें महापंडित कहते थे। सन 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। ये जो महान साहित्यकार है राहुल सांस्कृत्यायन, इनकी सन 1930 में मृत्यु हो गई। उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी, उनकी जो रचनाएं है राहुल सांस्कृत्यायन की जो कहानियां हैं, उनमें उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, यात्रा, उत्तर, जीवनी, आलोचना आदि विविध भाषाओं का लेखन किया है। उन्होंने अनेक पवित्र ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया है। अनेक जो ग्रंथ होते दूसरी अलग अलग भाषाओं में, उन अलग अलग भाषाओं का हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया है। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां, रचनाएं हैं। उनमें से मेरी जीवन यात्रा का 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, धुमकड़ आदि प्रकार के शास्त्र है। राहुल जी ने दर्शन, धर्म, इतिहास, विज्ञान इत्यादि विषयों पर विपुल लेखन किया है। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कुल 150 है। उनकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार है। राहुल सांस्कृत्यायन के साहित्य में जिंदा दिली और साहस का दर्शन होता है। राहुल सांस्कृत्यायन की जो साहित्य है, उनमें जिंदा दिली और साहस का दर्शन होता है। धुमक्कड़ शास्त्र यायावरों का प्रेरणा ग्रंथ है। धुमक्कड़ जो शास्त्र है उनका, वो यायावरों का प्रेरणा ग्रंथ है। उन्होंने केवल स्वयं जिंदगी भर देश विदेश की यात्रा की, अपितु अपने साहित्य में उन्होंने इन्हीं यात्राओं का सजीव वर्णन किया है। अपितु जो उनका शास्त्र है उनका, उसमें उन्होंने इन्हीं यात्राओं का सजीव वर्णन किया है। उनकी यात्रा पिकनिक या मनोरंजन शगुन मेला जैसी नहीं होती। उनकी जो यात्रा है वो पिकनिक, मनोरंजन, शगुन मेला जैसी नहीं होती, बल्कि कठोर साधना और कठोर परिश्रम भरी होती है। इस साधना के दर्शन में उन्होंने लैसा की ओर नामक यात्रा वृत्त को पढ़कर किए जा सकते हैं। उनके जो लैसा की ओर नामक यात्रा वृत्त है, उन्हें पढ़कर इस साधना का दर्शन हम कर सकते हैं। उनकी भाषा शैली जो थी, राहुल महापंडित जो है, उनकी भाषा शैली धुमक्कड़ी का पूरा भाषा शैली जो है, उन धुमक्कड़ी में पूरा प्रभाव देखा जा सकता है। वे जहाँ भी जाते थे वहाँ की भाषा, वहाँ पे जो भाषा चालू रहती थी, जो चलन में रहती थी, उसी भाषाओं के शब्दों का वर्णन करते थे, प्रयोग करते थे। डाडा, ठोडला, छठ जैसे तिब्बती शब्दों का उन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया है। सामान्य रूप से वे अपने यात्रा वृत्तांतों को सहज और स्वाभाविक भाव का व्यवहार करते हैं। उनके जो यात्रा वृत्तांत है उसमें स्वाभाविक भाषा का वो व्यवहार करते हैं। अभी यहाँ पे अपना पाठ चालू होता है लैसा की ओर। लैसा की ओर ये जो यात्रा वृत्तांत है, उन्होंने राहुल सांस्कृत्यायन जी ने सन 1929-30 में नेपाल से तिब्बत के दुर्गम रास्तों का रोमांचक वर्णन किया है। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने लैसा की ओर ये जो यात्रा वृत्तांत है, इसमें उन्होंने तिब्बत के रास्तों का जो रोमांचक वर्णन है वह वर्णन किया है। नेपाल और तिब्बत मार्ग का महत्व। नेपाल और तिब्बत मार्ग का जो महत्व है वो इस प्रकार है। नेपाल और तिब्बत मार्ग नेपाल और तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है। नेपाल और तिब्बत मार्ग क्या है? नेपाल और तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग है, आने जाने का। फरी कलिटशाट
का रास्ता खुलने से पहले, फलीकड़िशा का जो रास्ता था वो खुलने से पहले भारत का व्यापार इसी मार्ग से होता था। यह सैनिक मार्ग था, यही मार्ग सैनिक मार्ग भी था। आज भी अनेक चौकियाँ तथा किले बने हुए हैं। आज भी इस रास्तों पर पुरानी जो चौकियाँ किले हैं वो आज भी बने हुए हैं। कभी यहाँ चीनी सेना रहती थी, तभी यहाँ चीनी सेना रहती है। आज कोई फौजी मकान गिर चुके हैं, आज की हालत में बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं और कुछ किसानों ने डेरा जमाया और कुछ किले जो अच्छे हैं वहाँ पे किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। तिब्बत का सामाजिक जो जीवन है वो इस प्रकार है। तिब्बत के जीवन में अनेक आराम तथा कठिनाई है। तिब्बत के जो जीवन है वहाँ में बहुत ही कई आराम भी है और कुछ कठिनाइयाँ भी है। यहाँ जाति पाति और छुआछूत नहीं होती। हम इधर उधर देखते हैं कई जाति पाति छुआछूत को बहुत मानते हैं, लेकिन यहाँ पे तिब्बत में जो है ना जाति पाति मानते हैं ना ही छुआछूत मानते हैं। और यहाँ की जो औरतें हैं, यहाँ पे सिर्फ निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर अन्य कोई अपरिचित व्यक्ति को घर के भीतर आ जा सकते हैं। यहाँ के जो कुछ निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे हैं, सिर्फ उन्हें छोड़कर और कोई भी अपरिचित जो अपने परिचय के नहीं है वैसे व्यक्ति भी घर के भीतर तक जा सकते हैं। उनके कहने पर घर की सास बहू उनके लिए चाय बना लाती है। ये जो अपरिचित व्यक्ति है उनके कहने पर घर की सास बहू जो है वो चाय बना के लाती है। यहाँ चाय मक्खन और सोडा नमक डालकर मिट्टी के चोड़ी में कूट कर बनाई जाती है। यहाँ की चाय जो है वो सोडा नमक मिलाकर बनाई जाती है। ये जो चोड़ी में कूटकर मिट्टी का जो टोटीदार बर्तन होता है उसमें परोसी जाती है। यहाँ पे ठहरने का प्रबंध इस प्रकार है। लेखक जब परित्यक्त चीनी किले से चले तो उन्हें एक आदमी रहदारी मांगने लगा। लेखक जब परित्यक्त किले से चले जा रहे थे तो एक आदमी उन्हें रहदारी मांगने आया। लेखक ने अपनी और अपने साथी की चीटें उसे दे दी। लेखक ने क्या किया, अपनी और अपने साथी की जो चीटें हैं वो उन्हें दे दी। सुमति जान पहचान के कारण उसे थोडला के आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। सुमति जो है वो लेखक का दोस्त है। सुमति की जान पहचान होने के कारण थोडला जो एक गांव का नाम है वहाँ पे उन्हें कुछ ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। पिछली बार जब घोड़ों पर सवार होकर वहां आए, पिछली बार जब लेखक घोड़े पे सवार होकर वहां आए थे तो उन्हें एक गरीब की झोपड़ी में ठहरना पड़ा था। इस बार वे भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे। इस बार लेखक जो है राहुल जी जो है वो भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे। थोडला है, थोडला जो ये है शब्द उसका मीनिंग है तिब्बती सीमा का एक स्थान है। थोडला जो है वो एक तिब्बती सीमा का एक स्थान है। और यहाँ डाडा का मतलब ऊंची जमीन है। डाडा का मतलब क्या है, यहाँ पे ऊंची जमीन है। डाडा थोडला का जंगल। डाडे तिब्बत के खतरनाक स्थल है। डाडा तिब्बत का बहुत ही खतरनाक स्थल है। डाडा यानी ऊंची जमीन। ये 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर है, इसलिए दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है। इसके दोनों तरफ बहुत बहुत दूर तक कोई भी गांव नहीं है। नदियों के मोड़ों के कारण यहाँ आदमी दिखाई नहीं देते। नदियों के मोड़ों के कारण और पहाड़ों के कारण यहाँ दूर दूर तक कोई आदमी भी दिखाई नहीं देते। ये डाकुओं के रहने के लिए बहुत सी सुरक्षित स्थान है। यहाँ सरकार पुलिस पर कुछ भी खर्चा नहीं करती। यहाँ की जो सरकार है वो पुलिस पर खर्चा नहीं करती, इसलिए यहाँ खून आसानी से हो जाते हैं। यहाँ खून बहुत ही आसानी से होते हैं। डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं। डाकू जो है वो क्या करते हैं, पहले आदमी को मार डालते हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस का कोई प्रबंध नहीं है, इसलिए डाकू यहाँ खुलेआम आदमियों को मार डालते हैं और फिर उनका माल लूट लेते हैं। कारण यह है कि लोग लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते। यहाँ के जो लोग हैं वो लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं। लेखक और सुमति भूखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे थे। लेखक और सुमति किसके वेश में यात्रा कर रहे थे?
भिखमंगों के वेश में यात्रा करते, इसलिए उन्हें डाकुओं का बिल्कुल भी डर नहीं था। वो जहाँ भी खतरनाक मोड़ देखते थे, जहाँ भी उन्हें खतरनाक स्थिति नजर आती थी, वहाँ वो टोपी उतार कर भीख मांगने लग जाते थे। लेखक और जो उनका दोस्त है सुमति, वो क्या करते थे, जब भी उन्हें खतरनाक स्थिति दिखाई देती थी तब अपने सर की टोपी उतार कर वो भीख मांगने लग जाते थे। घोड़ों पर यात्रा। घोड़ों पर यात्रा। अगले दिन उन्हें 16-17 मील ऊंचाई चढ़कर लड़कपुर पहुंचना था। राहुल सांस्कृत्यायन जी और उनके दोस्त जो है उन्हें अगले दिन 16-17 मील की ऊंचाई चढ़कर लड़कपुर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने घोड़े कर लिए और इसलिए उन्होंने क्या किए, घोड़े किए। दोपहर का समय वे डाढ़े पर पहुंचे। दोपहर के समय पे वे डाढ़े पर पहुंचे। 17-18 हजार फीट की ऊंचाई थी। डाढ़े की कम से कम 17-18 फीट की ऊंचाई थी। दाहिनी तरफ हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियां थी। दाहिनी तरफ जो है राइट हैंड की तरफ हिमालय की बहुत ही बर्फीली चोटियां थी। भीटे की तरफ वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे की तरफ वाले पहाड़ जो है वो भीटे बहुत नंगे थे। भीटे का मतलब यहाँ पे टीटे के आकार सा ऊंचा स्थान, टीले के आकार का ऊंचा स्थान। भीटे का मतलब यहाँ पे दर्शाया गया है टीले के आकार का जो ऊंचा स्थान है। तो भीटे की तरफ बिल्कुल नंगी पहाड़ी थी, ना वहाँ पे बर्फ थी ना ही हरियाली थी। सर्वोच्च स्थान पर डाढ़े के देवता, सबसे ऊपर के स्थान पर डाढ़े के जो देवता है उनका स्थान था। उन्होंने वहाँ पे पत्थरों, सिंगोर तथा रंग बिरंगी झाड़ियों से सजाया गया था। डाढ़े का जो देवता का स्थान था वहाँ पे उसे पत्थरों, रंग बिरंगी झाड़ियों तथा सिंगों से सजाया गया था। उतराई पे भटकाव। डाढ़े से उतराई पे भटकाव। अब उतराई आ गई, डाढ़े से उतरने का जो उनका समय आ गया तब उतराई आ गई। लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। लेखक आगे चलाने की कोशिश करते तो वो घोड़ा पिछड़ जाता था। जब भी लेखक उसे आगे चलाने की कोशिश करते वो पिछड़ जाता था। आगे दो रास्ते थे। लेखक बाएं रास्ते पर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद पता चला कि वह रास्ता भटक चुके हैं। कम से कम 1 से 1.5 मील जाने के बाद लेखक को ऐसा लगा कि हम रास्ता भटक चुके हैं। वह फिर से वापस आए। लेखक फिर से वापस आए। शाम के 4-5 बज गए। सुमति उनका इंतजार कर रहा था। उसका सुमति जो है लेखक का जो दोस्त है उनका इंतजार करते करते उन्हें गुस्सा आ गया था। वह मंगल तो था ही, लेकिन गुस्से से लाल मुंह करके बोला, मैंने 2 कटोरी कंडे फूंक डाले और 3-3 बार चाय गर्म कर लिया। 2 कटोरी कंडे फूंक डाले यानी कंडे गाय भैंस के गोबर से जो उपलियाँ बनती है, गाय भैंस के गोबर से जो उपली, अपने किसी और उनको सेनी बोलते हैं, कोई उपली बोलती है, वो उनको जलाकर उन्होंने 3-3 बार चाय गर्म की थी। लेखक ने उन्हें अपनी पूरी मजबूरी बताई तो वो शांत हो गए। लेखक ने बताया कि मैं रास्ता भटक गया था, इसलिए मुझे देर हो गई, घोड़ा भी जल्दी चल नहीं पा रहा था। तो फिर ये सब मजबूरी जानकर उनका जो दोस्त है वो शांत हो गया। लड़कपुर में वे अच्छी जगह ठहरे और उन्हें चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुकप्पा खाने को मिला। उन्हें क्या खाने को मिला? चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुकप्पा। थुकप्पा जो है वो एक डिश है, एक खाने का व्यंजन ही है। तिदड़ी समाधि गिरी पर, तिदड़ी समाधि जो गिरी है वहां पर अब वे तिदड़ी के विशाल मैदान में थे। कहाँ पे थे अब लेखक? तिदड़ी के विशाल मैदान में थे। उनके चारों ओर पहाड़ियाँ थी, उनके चारों ओर पहाड़ी ही पहाड़ी थे। विशाल मैदान के भीतर एक पहाड़ी थी जिसका नाम है तिदड़ी समाधिगिरी। बहुत बड़ा जो मैदान है उसके भीतर जो पहाड़ी थी उसका नाम था तिदड़ी समाधिगिरी। उसके आसपास अनेक गांव थे जिनमें सुमति के यजमान रहते थे। उनके आसपास जो थे बहुत से गांव थे, वहाँ सुमति के यजमान रहते थे। सुमति सब जगह जाना चाहते थे। सुमति हर जगह पे जाना चाहते थे ताकि उन्हें गंडे पहुंचा सके। गंडे पतली पतली चीरी बत्तियों से बनते थे। गंडे जो है वो पतली पतली चीरी बत्तियों से बनते थे। गंडे खत्म हो जाने पर वह
कपड़ों से नए गंडे बना लेते थे। सुमति जो है गंडे खत्म हो जाने पर फिर से कपड़ा बांधकर नए गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमति को दूर के गांव में न जाने की सलाह दी, उन्हें राजी कर लिया कि हम दूर के गांव में नहीं जाएंगे। यहाँ पे गंडे जो है उसका मतलब है गंडे के ऊपर जो कोई कपड़ा बांधकर बनाया जाता है वो धार्मिक चिन्ह है। गंडे का मतलब यहाँ पे है कोई धार्मिक चिन्ह है। जिस प्रकार हम झंडा लहराते हैं, झंडा अपना, उस प्रकार वही उनका एक धार्मिक चिन्ह था। तिब्बत की धूप। अगले दिन लेखक और सुमति 10-11 बजे चले। 10-11 बजे वो निकले। धूप बहुत कड़ी थी, दिन के 2 बज चुके थे। धूप बहुत ही तेज थी, दिन के 2 बजे थे। धूप के कारण माथा जलता था, पीछे का कंधा बर्फ सा ठंडा हो जाता था। धूप के कारण माथा जलता था और पीछे का जो कंधा है वो बर्फ सा ठंडा होता था। धूप से बचने के लिए सर पर मोटा कपड़ा करना पड़ता था। सर पर मोटा कपड़ा जैसे अपना दुपट्टा, तौलिया, जो भी है अपने पास जो साधन है वो सर पर बांधना पड़ता था। शेखर विहार में तिब्बत की जमीन के छोटे छोटे जहागीरों में बटी है। तिब्बत की जो जमीन है वो छोटे छोटे जहागीरों में बटी है। इन जहागीरों का काफ़ी हिस्सा मठ और विहारों के हाथ में है। इन जहागीरों का बहुत सा हिस्सा मठ जो है वो एक प्रकार का धार्मिक स्थल ही होता है। मठ और विहारों के हाथ में है। हर जागीरदार बेगार मजदूरों से खेती करवाता है, हर जागीरदार जो है बेगार मजदूरों से खेती कराता है। बेगार मजदूर यानी जिन्हें कोई भी मजदूरी देना ना पड़े। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु आता है जिसे राजा के समान आदर मिलता है। खेती का जो प्रबंध है वो करने के लिए किसी भिक्षु को बुलाया जाता है जिसे राजा के समान आदर सम्मान मिलता है। लेखक और सुमति शेखर विहार पहुँचे। लेखक और सुमति जो है वो शेखर विहार पहुँचे। उनका मुखिया भिक्षु नमसे भद्र पुरुष था। उनका जो मुखिया था वो भिद्रु नमसे भद्र पुरुष था। यद्यपि लेखक का वेश भिखमंगे सा था, इस लेखक का वेश जो था वो भिखमंगे सा था, फिर भी वे उन्हें बड़े प्रेम से मिले। फिर भी वो जो भद्र पुरुष था वो उन्हें बहुत ही प्रेम से मिला। वहाँ एक बौद्ध मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की 130 हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थी। वहाँ जो बौद्ध विहार था उसमें 130 हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थी। वहाँ लेखक ने आसन जमाया। वहीं पे लेखक ने अपना आसन जमाया। आसन जमा के वहीं पे लेखक बैठ गए। पोथियाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखित थी। पोथियाँ की जो लिखाई थी वो बहुत ही मोटे मोटे अक्षरों में थी। एक एक पोथी 15-15 शेर की रही होगी। एक एक पोथी 15-15 शेर की रही होगी। लेखक उन पुस्तकों में रम गए। लेखक वो जो पोथियाँ थी उनको पढ़ने में रम गए, पुस्तकों में रम गए। सुमति ने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। सुमति ने जब लेखक जी को यजमानों के पास जाने के लिए पूछा तब लेखक ने उसे अनुमति दे दी। लेखक ने क्या किया? उन्हें अनुमति दे दी। अगले दिन वे भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल गए। अगले दिन क्या हुआ? लेखक भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चले गए। इस प्रकार यहाँ पे अपना लैसा की ओर का जो यात्रा वृत्तांत है राहुल सांस्कृत्यायन जी का वो खत्म होता है। इस कहानी के आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। गुड बाय बच्चों।